उसमें आपका सेंसरी सेल्स पाया जा रहा था, और वो जो सेंसरी सेल्स था वो कहाँ पाया जाता था? सेंसरी पार्ट में पाया जाता था। अब वो जो सेंसरी पार्ट था उसमें आपको दो तरह का सेंसरी सेल्स था। एक का नाम था रॉड सेल और दूसरे का नाम था कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल जो है उसमें क्या अंतर है, कैसा होता है, वो देखने के लिए थोड़ा सा हम बोर्ड पे आते। देखिए ये जो रॉड और कोन सेल है रेटिना का, रॉड और कोन सेल जो है वो आपका रेटिना का है, वो आपका एक तरफ रॉड सेल लिखे एक तरफ कोन सेल लिखे। रॉड सेल जो होता है ना वो आपका थोड़ा सा रॉड लाइक होता है, जबकि कोन सेल जो होता है ऊपर से जो है ना वो आपका क्या होता है? त्रिकोण टाइप का होता है। अब यहां पर आ जाओ, रॉड सेल जो होता है वो आपका विजुअल पिगमेंट को रखता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं, जबकि कोन सेल जो होता है वो आपका पर्पल एक पिगमेंट रखता है जिसको आइडोप्सिन कहते हैं। अभी हम आपको बताए थे, शुरुआत किए थे, आप लोग थोड़ा लेट भी जुड़े हो, कि हमारा जो रेटिना है वो आपका दो प्रकार के सेल्स को रखता है। ठीक है, वो जो आपका, आप अपने आप को सब अनम्यूट करो ना, अब म्यूट कर लो सब, सॉरी म्यूट कर लेना। तो क्या बोल रहे हैं, रॉड और कोन सेल जो है वो आपका दो प्रकार का था, एक रॉड सेल था और एक कोन सेल था, ये सेंसरी सेल है। अब रॉड सेल जो होता है, रॉड सेल, उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? रोडोप्सिन, जबकि कोन सेल में पाया जाता है आइडोप्सिन। अब रॉड सेल का काम क्या है? ये जो है ना हम लोग को डीम लाइट में, मतलब कि कम प्रकाश में देखने में मदद करता है, और इसलिए कह सकते हो कि ये हमको एस्कोटिक विजन में मदद करता है। एस्कोटोपिक विजन का मतलब होता है, एस्कोटोपिक विजन इसका मतलब होता है डीम लाइट में देखना, तो उसमें ये मदद करता है। कौन भाई? रॉड से। तो इसके विजन को बोलेंगे एस्कोटोपिक विजन। जबकि आपका जो कोन सेल है वो डिफ्रेंशिएट करता है कलर को जो है ना अलग अलग करता है। तो किसको छोड़कर? ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़कर बाकी जो भी कलर है उसको देखने में मदद करता है। कौन? कोन सेल। तो इसलिए ये जो है ना इसको बोलते हैं फोटोटॉपिक विजन। क्यों भाई? ये ब्राइट लाइट में चाहिए, इसके लिए इसको काम करने के लिए ब्राइट लाइट चाहिए, जबकि ये कम लाइट में, कौन? रॉड सेल जो है वो कम लाइट में भी काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो है लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी आपका क्या करता है? एक्टिव होता है, जबकि कोन सेल को एक्टिव होने के लिए लाइट क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, हाई इंटेंसिटी का लाइट चाहिए। इसलिए कह सकते हो कि कोन सेल जो है सामान्यतः दिन में काम करेगा ज्यादा बढ़िया से, और ब्राइट लाइट होगा तब काम करेगा। अब ये दोनों का महत्व समझ लो। यहाँ पर इतना बताने के बाद आपको पीछे हम बताए थे, कहाँ पर थे आपका ये देखिए, ये आपको ये जो रेटिना था अंदर का, उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखे थे। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आप देखे थे कि इसमें कई लेयर था, जिसमें जो दूसरा लेयर था जिसका नाम था सेंसरी लेयर। इसी में देखो आपका रॉड सेल और कोन सेल क्रमिक रूप में सजा हुआ है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक आए, हो सकता है कि दो रॉड सेल एक साथ, 4, 10, 20 रॉड सेल एक साथ हो, कोन सेल एक साथ हो, लेकिन अरेंजमेंट कुछ हद तक ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहां पर आते कि ये करता क्या है। तो ये इससे फायदा क्या होता है? आप कई बार जो है ना सामान लेने जाते होंगे, रात में सामान लिए होंगे, जैसे कपड़ा है या कुछ वैसा आइटम जिसमें कलर का महत्व हो, तो आप रात में जब उसको लेते हैं और सुबह में जब उसको देखते हैं तो कुछ लाइट में परिवर्तन, उसका जो है ना उसका कलर में कुछ परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन है लाइट के कारण है। रात में आपका कोन सेल जो है ना, चूंकि लाइट कम था तो थोड़ा बढ़िया से काम नहीं किया, तो कलर का डिफ्रेंसिएशन ठीक से नहीं कर पाता है। इसलिए रात में लिया हुआ कपड़ा या कोई वैसा चीज जिसमें कलर का महत्व हो, अगर हम दिन में देखते हैं तो थोड़ा हमको डिफरेंट नजर आता है। ठीक है,
फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप गए होंगे कभी फल लेने के लिए, या कई दुकानदार जो फल बेचते, सब्जी बेचते, वो इसका खूब उपयोग जान गए हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो। देखिएगा, जब वो केला बेचते हैं तो क्या करते हैं, केला वाले ठेला के ऊपर में या अपने दुकान के ऊपर में थोड़ा पीला जैसा पॉलिथीन लगाते हैं। ये पीला पॉलिथीन क्यों लगाते हैं? पीला पॉलिथीन के कारण जो लाइट पड़ता है उस पर, उसका लाइट जो है नीचे की तरफ जो डिफ्यूज रूप में आता है वो भी पीला होता है। तो हमारे कोन सेल को जो है ना थोड़ा सा वहां पर देखने में दिक्कत हो जाता है, चूंकि लाइट कैसा है, डिम है। तो वो जो है ना, वो केला जो हरा था या कच्चा था उसको भी पीला समझ लेता है। अब जहां पर हरी सब्जियों का दुकान होगा वहां पर देखिएगा वो हरा जो है ना पॉलिथीन ज्यादा लगाते हैं या ब्लू लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे कोन सेल को सब्जी पहचानने में थोड़ी समस्या हो जाती है कि कौन सी सब्जी हरी थी और कौन सी सब्जी थोड़ी पीली थी, मतलब कि कौन सी सब्जी पुरानी थी और कौन सी सब्जी नई थी। तो ये जो कोन सेल है और रॉड सेल है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये दो प्रकार के सेंसरी सेल्स थे जो हमारे रेटिना में पाए जाते हैं। दूसरा लेयर में, जिस लेयर का नाम था सेंसरी सेल लेयर या सेंसरी लेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट पे, जो है नंबर ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स ऑन द रेटिना, है ना। हमारे रेटिना पर रॉड और कोन सेल का क्या नंबर रहता है, संख्या रहता है। देखो, ये जो है आपका रेटिना पर जो रॉड और कोन सेल का जो संख्या है, ये आपका मुख्य रूप से निर्भर करता है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स पर। किस एनिमल का क्या बिहेवियर या बर्ताव है, इस पर जो है ना उसके आंख के रेटिना पर रॉड सेल ज्यादा होगा कि कोन सेल ज्यादा होगा या कैसे अरेंज होगा, ये निर्भर करता है। तो यहां पर लिखे हैं, इट डिपेंड्स मेनली ऑन द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। और इसलिए अलग अलग एनिमल जिनका बिहेवियर अलग अलग होता है, उसमें ये अलग एनिमल मतलब यहाँ पर ग्रुप समझ लेना। एनिमल का मतलब है यहाँ पर ग्रुप। तो अलग अलग जो एनिमल ग्रुप है उसमें बिहेवियर चूंकि उनका अलग अलग होता है, तो इसलिए अलग अलग उनमें क्या होता है, रॉड और कोन सेल्स का अरेंजमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखे हैं कि जो डायगोनल एनिमल होता है, डायगोनल शायद आप लोग जानते होंगे, डायगोनल मतलब डायगोनल मतलब जो दिन में निकलता है, वैसे एनिमल्स जिनकी एक्टिविटी दिन के समय अधिक होती है उसको कहते हैं डायगोनल एनिमल्स। जबकि वैसा एनिमल्स जो आपका रात में ज्यादा एक्टिव होता है, देखना ध्यान रखना, ये नहीं कि दिन में ही केवल निकलेगा, ये नहीं कि रात में ही केवल निकलेगा। डायगोनल का मतलब ध्यान रखना है कि एक्टिविटी उसकी जो है सबसे ज्यादा कब होगी, दिन में होगी। तो अगर दिन में होगी तो ऐसे एनिमल्स को कहेंगे डायगोनल एनिमल्स, और जो जिनकी एक्टिविटी ज्यादा होगी रात में उनको कहेंगे नॉकटर्नल एनिमल्स। तो यहाँ पर जो आपका डायगोनल या नॉकटर्नल का जो बात कर रहे थे हम, वहां पर आते डायगोनल एनिमल जो होता है, चूंकि वो दिन में निकलता है, दिन में ज्यादा एक्टिव होता है, तो उसके रेटिना पर कोन सेल जो है ना या तो काफी ज्यादा होते हैं, या कहो कि केवल जो दिन ही में निकलता है उस पे कोन ही सेल केवल होता है। जैसे अधिकांश जो पक्षियों को आप देखते होंगे, रात में निकलने वाली पक्षियां काफी कम होती हैं। तो रात में जो पक्षियां निकलती हैं उनमें आपका थोड़ा आपका रॉड सेल होता है, लेकिन बाकी जो होता है, आप लोग सारे लोग जो है ना म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। डायगोनल एनिमल्स जो होते हैं जिनके रेटिना पर कोन सेल केवल होता है, ठीक है। जैसे अधिकांश पक्षियां, जैसे आप कबूतर को देखते होंगे, कबूतर जो है दिन में काफी एक्टिव होता है, लेकिन रात में इसको देखिएगा बेचारा जो है ना चुपचाप बेचारा बन के बैठा रहता है। अगर इसके पास आप रात में पहुंचिएगा, जो लोग कबूतर के बारे में जानते होंगे या पालते होंगे वो लोग जानते होंगे कबूतर को अगर पकड़ना है तो रात में जनरली लोग उसके पास जाते हैं, या जो है ना जब आपका प्रकाश न हो उस समय उसको पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल कोन सेल होता है, और हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कोन सेल जो है उसके काम करने के लिए ब्राइट लाइट चाहिए, डीम लाइट में कोन सेल काम नहीं करता है।
नतीजतन बेचारा को जो है ना हल्का सा कुछ आभास होता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। ऐसे भी आप शायद जानते होंगे, कबूतर के बारे में एक फेमस चीज है कि अगर उसके पास आ जाते हैं हम, बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो आंख बंद कर लेता है वो। और इस रीजन क्या है, वो ये सोचता है कि हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो सामने वाले जो है ना उसको भी कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो हम बोल रहे थे डायगोनल एनिमल्स के बारे में। डायगोनल एनिमल के रेटिना पर क्या पाया जाता है, कोन सेल केवल रहता है। अब नॉकटर्नल एनिमल्स के बारे में बोलते हैं, मतलब वैसे एनिमल्स जो रात में निकलते हैं। तो जो रात में निकलने वाले एनिमल्स होते हैं उनके रेटिना पर क्या होता है, रॉड सेल केवल होता है। रात में जो निकलेंगे ज्यादा एक्टिव होंगे, उनके रेटिना पर क्या होगा, रॉड सेल केबल होगा। और जो दिन में एक्टिव होते हैं उनके रेटिना पर कोन सेल केबल होता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, बैट है, वो भी बर्ड है ना, बर्ड में आता है, लेकिन रियली में मैमल है बैट। आउल है, उल्लू है, तो उल्लू तो है पक्षी में है, बर्ड में है। तो इन सब पर देख लो, ये चूंकि रात में निकलते हैं तो इनका जो रेटिना है उस पर जो है रॉड सेल ही केवल होता है, कोन सेल नहीं पाया जाता है। फिर हम लोग लिखे हैं कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो रात में भी एक्टिव होते हैं, दिन में भी होते हैं। जैसे मैन है, रैबिट है, ये अलग बात है, दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं, रात में कुछ रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं। और ये जो डायगोनल और नॉकटर्नल के बारे में देख रहे थे, मेनली जो है ना, डायगोनल जो है वो मेनली दिन में एक्टिव होंगे और नॉकटर्नल मेनली किस समय होंगे एक्टिव, रात में। आप लोग मेनली क्यों जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि रात में जो है ना जरूरत पड़ा तो वो नहीं कर लेंगे, चल लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं इधर उधर, ज्यादा वो मेहनत नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आ जाओ, जो रेटिना है मैन का, रैबिट का, फ्रॉग का, उसमें रॉड सेल ज्यादा होता है कोन सेल के तुलना में। तो रॉड सेल के रहने से फायदा क्या होता है, हम रात में भी जो है ना एक्टिविटी अपना कर सकते हैं, रात में भी हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया किसमें रॉड सेल क्या है स्थिति एनिमल में, जो प्रमुख रूप से हमको जानना था। ठीक है, और दोनों में अंतर क्या था सो जानना था। तो रोडोप्सिन पाया जाता है, याद रखिएगा, आर से रॉड सेल, आर से रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पाया जाता है रॉड सेल में, सी से क्या कोन, लेकिन वहां पर आइडोप्सिन हो जाए, कैसे, तो दो ही तो है, आइडोप्सिन और रोडोप्सिन। तो अगर रोडोप्सिन हो गया रॉड सेल में तो आइडोप्सिन हो जाएगा किसमें, कोन सेल में। एकदम दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो है ना आखिर हमारे जो ह्यूमन रेटिना है उसमें रॉड सेल और कोन सेल की क्या स्थिति है। तो देखो हमारा जो रेटिना है उसमें रॉड और कोन सेल की ये स्थिति है। रॉड सेल जो होता है करीब 125 मिलियन होता है, जबकि कोन सेल जो होता है 6 to 7 मिलियन होता है। सामान्य एक मनुष्य का रेटिना का अगर बात करो तो उसके रेटिना पर रॉड सेल की संख्या 125 मिलियन होती है, जबकि कोन सेल की संख्या 6 to 7 मिलियन होती है। अर्थात अगर रॉड और कोन सेल का रेशियो निकाला जाए तो 20:1 का होता है। 20 गुना ज्यादा होता है रॉड सेल किसके तुलना में, कोन सेल के तुलना में। अब हम लोग यहाँ पर अगला जो सब हेडिंग है उसको देखना चाह रहे हैं, जिसमें है कि आखिर रॉड और कोन सेल जो है मनुष्य के रेटिना पर किस प्रकार से सजे होते हैं, अरेंजमेंट पैटर्न क्या है। तो इसमें लिखे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रॉड सेल का वो आपका हम लोग में पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जब जाते हैं तो कम होता जाता है। अब आपके मन में आएगा सर ये क्या बोल रहे हो आप, तो देखो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जा रहे हैं। तो देखो ये एक ले लेते हैं, मान लेते हैं, इसमें आ जाओ, देखो इधर से पेरीफेरी से सेंटर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ये सेंटर है इधर। ये आपको बताए थे यहाँ पर फोबिया सेंट्रलिस बताए थे, सेंट्रलिस है ना, सेंटर का बात। तो देखिए जब हम इधर से किधर से भाई, सिलियरी बॉडी से ऐसे जाते हैं किधर की तरफ, फोबिया सेंट्रलिस की तरफ। नीचे से भी इधर से जा रहे हैं, चारों तरफ से ना गोल टाइप का है ना ये, तो हम दो ही साइड दिखा पा रहे हैं, ऊपर और नीचे। तो जब हम ऐसे बढ़ते हैं आगे से लेंस के तरफ से किधर जा रहे हैं, आपके फोबिया सेंट्रलिस के तरफ जा रहे हैं, तो रॉड सेल की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जबकि
कोन सेल की संख्या जो होती है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, आपको अभी हम बताए थे कि जैसे जैसे आप जाओगे सेंटर की तरफ, मतलब सेंटर मतलब फोबिया सेंट्रलिस। ठीक है, फोबिया सेंट्रलिस यहाँ पर देखिए बना के दिखा रहे, ये आपका येलो स्पॉट है, उसके बीच में जो आपका धसाव जैसा हल्का सा पाया जा रहा उसी का नाम है फोबिया सेंट्रलिस। तो जैसे आप इधर देखो, ऐसे आप जा रहे हो सेंटर की तरफ, मतलब फोबिया सेंट्रलिस की तरफ, और नीचे में भी लेंस की तरफ से जा रहे हो कहाँ, फोबिया सेंट्रलिस की तरफ। तो आपका क्या बढ़ता जाएगा, तो रॉड सेल की संख्या घटता जाएगा और कोन सेल का कंसंट्रेशन या संख्या बोलो वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, सबसे ज्यादा कोन सेल कहाँ पाया जाता है, तो कोन सेल सबसे ज्यादा पाया जाता है फोबिया सेंट्रलिस पर, और इसीलिए आपको सबसे अच्छा देखने का स्थान आपके आईबॉल के रेटिना पर भी कौन होता है, फोबिया सेंट्रलिस होता है। क्यों भैया, सबसे बढ़िया कलर डिफरेंशिएशन ये कर सकता है कौन, फोबिया सेंट्रलिस। इसलिए हम लोग को जो देखने के लिए सबसे बढ़िया स्थान होता है वो कौन होता है, फोबिया सेंट्रलिस होता है। उसमें आगे बढ़ते हैं कि आपका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट शायद याद होगा आपको, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताए थे कि वह स्थान जहां से आपके आई बॉल से बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है जी, ऑप्टिक सेंसरी नर्व। तो ऑप्टिक सेंसरी नर्व जहां से आपके आई बॉल से बाहर निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो यहां पर आ रहे थे कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वहां पर ना तो रॉड सेल होता है ना कोन सेल होता है, इसलिए इसको नो विजन पॉइंट कहते हैं, या द पॉइंट ऑफ रेटिना वेयर विजन संभव नहीं है। तो पूछता है कि कौन सा स्थान होता है रेटिना पर जहां से देखना संभव नहीं है, तो कहां से, ब्लाइंड स्पॉट से। इसीलिए झुक के या सो के आप अगर पढ़ते हो तो आपको बताया क्या होगा, तो देखो सो के पढ़ने पर क्या असर हो जाता है। हम लोग के पूर्वज जो है ना, न जानते हुए भी बहुत जो है ना विद्वान थे, समझदार थे। अब देखिए आप सो के पढ़ रहे हैं, तो सो के पढ़ रहे होंगे तो किताब आपका इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और किताब जब यहाँ आ जाएगा तो लाइट देखिए इसका कहाँ पड़ेगा, ब्लाइंड स्पॉट के अगल बगल में पड़ेगा। हाँ, तो इमेज जो है इसका वो कहाँ बनेगा, ब्लाइंड स्पॉट के अगल बगल में बनेगा, तो आपको देखने में दिक्कत होने लगेगा। तो आंख आपका क्या करेगा, एडजस्ट करेगा लेंस को, और जब लेंस को एडजस्ट करेगा, अगर ये बार बार आपने की तो आपका आंख खराब होने लगता है, लेंस का पावर खराब होगा और आपको दिखने में दिक्कत होने लगेगा। तो इसीलिए लोग बोलते थे कि सो के नहीं पढ़ना चाहिए, सो के पढ़ने से क्या होता है, आपका आंख खराब होता है। हमारे जो पूर्वज कहते थे इस बात को, उसका रीजन जो है ना बेचारे जानते कम थे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पहले के जो पूर्वज हमारे थे वो काफी विद्वान थे। बीच में जो हमारा पीढ़ी आया उसमें लोग जो है ना पढ़ने से ज्यादा बोलने पर ध्यान देने लगे, समझने से ज्यादा बोलने पर ध्यान देने लगे। इसलिए कुछ बात को तो याद रखे कि ये खराब होगा आंख, लेकिन क्यों होगा ये सब बात उनके दिमाग से बाहर का बात हो गया। खैर, तो हमारा भारत जो था, यहाँ पर जो है ना विज्ञान काफी ज्यादा आगे था। आप सोच लो ना, भारत शुरुआत से ही कहता आया है, देखो हम बार बार कहते हैं, लोग हमसे पूछते हैं भारत में है क्या, तो हम बार बार कहते हैं कि भारत में जो है वो किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, भारत जो है वो आपका क्या कर रहा है भाई, देख लो, हम लोग जो है भारत वाले वो आपका शुरू से ही बोलते थे नमस्कार का बात बोलते थे, नमस्कार का बात बोलते थे। ठीक है, मतलब दूर से ही प्रणाम करना या फिर पैर छूने का बात बोलते थे।
और पैर छूने दंडवत होने का माने जो बहुत नजदीक है उसका पैर छुओ, हाथ मिलाने का तो बात ही नहीं था, क्योंकि अधिकांश जो काम हम करते थे हाथ से करते थे, मुंह से करते थे। लेकिन हम लोग क्या करते थे, झुक के अलग से प्रणाम करते थे। आज देखो कोरोना जो है ना, उसमें लोगों को अब समझ में आया कि भारतीय आखिर प्रणाम क्यों करते थे, हाथ जोड़ के क्यों प्रणाम करते थे या पैर क्यों छूते थे। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो फोबिया सेंट्रलिस जो है ये तो हो गया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया। अब फोबिया सेंट्रलिस का बात करते हैं। फोबिया सेंट्रलिस में केवल कोन सेल होता है, अर्थात सबसे बढ़िया देखने का स्थान कौन है आपके आईबॉल पर, फोबिया सेंट्रलिस दिखा चुके हैं कहां पर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो विजन होता है हम लोग का, अब लोग पूछते हैं कि बताओ विजन जो है आपका किधर से किधर जो है ना अच्छा रहेगा। तो देखो थोड़ा सा फिर से हम आपके आई बॉल पे आते हैं। आई बॉल पे जब आओगे तो यहां पर आ जाओ। देखो जैसे जैसे हम ये जो है यहाँ पर कौन था, येलो स्पॉट था, फोबिया सेंट्रलिस था। तो इससे जो है ना जैसे जैसे पेरीफेरी की ओर या बाहर की तरफ ऐसे जाते हैं, मतलब कि लेंस की तरफ बढ़ते हैं, हमारा एक्यूरेसी जो होता है देखने का वो कम होता जाता है। इसलिए लोग बोलते थे कि सीधा सामने बैठ के पढ़ना चाहिए, तो क्या होता है, साफ नजर आता है, ज्यादा अच्छा नजर आता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं पेरीफेरी की तरफ, साफ देखने का हमारा क्षमता घटता जाता है, लेकिन कम लाइट में देखने का क्षमता बढ़ता जाता है। कम प्रकाश में भी देख पाएंगे अगर हम पेरीफेरी की तरफ इधर बढ़ते हैं। क्यों भैया, तो रॉड सेल की संख्या इधर बढ़ती जाती है और इधर क्या बढ़ती जाती है, कोन सेल की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए देखिएगा कई बार कोई चीज नजर नहीं आ रहा हो तो लोग जो ना आंख टेढ़ करके या फिर सिर टेढ़ करके या शरीर को टेढ़ करके देखते हैं। क्यों भैया, देखो टेढ़ करेंगे तो क्या होगा, लाइट इधर जाएगा, इमेज इधर जाएगा या इमेज इधर बनेगा, मतलब इधर बनेगा पेरीफेरी की तरफ, ना कि कहाँ फोबिया सेंट्रलिस पर। सामने से देखने पर क्या होता था, फोबिया सेंट्रलिस या येलो स्पॉट के रीजन में हमको ज्यादा इधर ज्यादा एक्टिव है, इधर ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब हम तिरछा होके देखते हैं, झुक के देखते हैं, शरीर को झुका के, गर्दन को झुका के, आंख को इधर उधर करके, तो क्या होता है आपका जो है ना कम लाइट में भी देखने में मदद करता है। क्यों भैया, रॉड सेल जो है पेरिफेरल इलाका में ज्यादा था, ठीक है। तो अगला जो बात था यहाँ पर वो ये था कि जैसे जैसे हम पेरिफेरल होते जाते हैं हमारा विजन जो है कम लाइट, डिमिनिशिंग लाइट लिखे हैं यहाँ पर, डिमिनिशिंग लाइट का मतलब क्या है, कम प्रकाश है ना, कम प्रकाश में भी देखने का बढ़ता जाता है। क्यों भैया, क्योंकि रॉड सेल का संख्या जो है पेरीफेरी की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये आपको हम लोग पढ़ रहे थे कि ये रॉड सेल और कोन सेल क्या स्थिति हमारे आंख पर और कैसे देखने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आई बॉल कैविटी का। तो ये तो आपको रॉड सेल के बारे में बताए, कोन सेल के बारे में बताए, उनका काम बताए, उनका अरेंजमेंट बताए, और तो और उनकी संख्या बताए, और तो और कैसे जो है ना वो आपका देखने में क्या देखने में मदद करते हैं, कब नहीं देखने में मदद कर पाते हैं, सो आपको बताए। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई कलर वाला सामान खरीदना हो तो आप बायोलॉजी का उपयोग करो। बायोलॉजी बोलता है कि लाइट ज्यादा रहे तब खरीदिए, या ढेर सारा लाइट बढ़िया व्हाइट लाइट का अगर जुगाड़ हो तब खरीदा जा सकता है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और जब भी आपको एक्यूरेट देखना है तो सामने बैठ के देखिए, हाँ सामने एकदम रखिए, स्ट्रेट बैठिए और देखिए, तब आपको क्या होगा, साफ नजर आएगा। और अगर आप जो है ना आपको कम लाइट में देखना है तो थोड़ा तिरछा करके देखिए, आपको साफ नजर आ सकता है। तो कम लाइट में कौन काम करेगा, रॉड सेल। तेज लाइट में कौन काम करेगा, कोन सेल। रॉड सेल क्या देखने में मदद करता है, ब्लैक एंड व्हाइट। कोन सेल क्या देखने में मदद करता है, कलर, मतलब क्लियर कलर। सी से कोन, सी से क्लियर, सी से कलर। तो क्लियर देखने में कौन मदद करेगा, कोन की रॉड, तो कोन। कलर देखने में कौन मदद करेगा, कोन सेल, ठीक है। लेकिन देखने में मदद करता है रॉड सेल। तो अभी दिन का समय है, हम बाहर आ गए हैं अगर, तो हमको देखने में कौन सा सेल मदद कर रहा होगा, रॉड सेल। लेकिन आपका कि कौन सेल, कोन सेल, रॉड सेल नहीं बोल देंगे जल्दी से। दिन में जब लाइट पूरा हो, बाहर में निकले हैं तो कोन सेल एक्टिव हो जाता है,
और जब लाइट आपका कम हो जाए तो रॉड सेल जो है ना एक्टिव हो जाता है, कोन सेल इनएक्टिव होने लगता है या हो जाता है। अब बात करते, अब किस में कौन सा पिगमेंट था? रॉड में रोडोप्सिन, आर से रोडोप्सिन, आर से रॉड सेल, तो रॉड में रोडोप्सिन, और किसमें कोन सेल में आइडोप्सिन। ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आई बॉल कैविटी। ठीक है, आई बॉल के अंदर में कैविटी का बात करते हैं। तो आई बॉल कैविटी है क्या भाई? तो ये खाली जगह जैसा है आई बॉल के अंदर, और वो जो है ना किसके द्वारा बाउंडेड है? वाल, जो आई बॉल का जो वाल है उसके द्वारा बाउंडेड है। हम थोड़ा सा फिर से अंदर जाते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा वो जो कंप्यूटराइज जो आपका फोटो है उसको देखते हैं, फिर आप अपने से जो हम लोग कोशिश किए हैं बनाने का उस पर आते हैं। तो देखिए, ये आपका आई बॉल था, वाल उसमें जो था वो 3 लेयर का बना हुआ था। सबसे बाहर कौन था? स्क्लेरा, दूसरा कौन था? कोर्वाइट, तीसरा कौन था? रेटिना। हमको लगता है आपको याद हो जाना चाहिए जितना हम बताए, बोल रहे बार बार, है ना। ये 3 क्या था? आपके आई बॉल का लेयर था, है ना, दीवार का लेयर था। उसके अंदर आ जाओ, उसके अंदर आ जाओ। ये देखो, ये देख रहे हो इम्प्टी साइड कुछ नजर आ रहा है इसमें। ठीक है, लिक्विड भरा होता है लेकिन ये इम्प्टी साइड है ना। और ये देखो, ये लेंस था। लेंस के आगे देखो, इधर भी खाली जगह है और इधर भी है ना कैविटी है। तो लेंस के आगे भी कैविटी, लेंस के पीछे भी कैविटी। आपको बताया कि हम देखो यहाँ पर एंटीरियर पोल है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर पोल है। अब ये जो आगे का चैम्बर है इसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, और इसका नाम है कौन? एक्वस चैम्बर। ठीक है, ये जो लेंस है, लेंस से कॉर्निया, ये क्या था भैया? कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर में बाहर से क्या था? कंजंक्टिवा। तो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो चैम्बर है, जो कैविटी है, उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। जबकि लेंस और रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच का ये जो चैम्बर है, कैविटी है, इसका नाम है विट्रस चैम्बर। चैम्बर फिर से बोल दे रहे हैं, एंटीरियर चैम्बर को बोलते हैं एक्वस चैम्बर, और लेंस के पीछे मतलब पोस्टीरियर चैम्बर को बोलते हैं विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर जो होता है उसमें लिक्विड जो भरा होता है उसका एक्वस ह्यूमर नाम है, जबकि पोस्टीरियर चैम्बर में जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। थोड़ा सा अब जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने से फिगर बनाने का, उसमें आ जाते हैं। देखिए, लेंस के आगे का जो चैम्बर है उसका नाम क्या हो गया? एक्वस ह्यूमर, सॉरी एक्वस चैम्बर, और पीछे का जो है उसका नाम क्या? विट्रस चैम्बर। अब इसमें हम जो है इसको फिगर से देख लेते हैं। देख लीजिए, ये हो गया एंटीरियर चैम्बर, इसी का नाम हो गया क्या? एक्वस चैम्बर, और इसमें जो लिक्विड था उसका नाम था एक्वस ह्यूमर। पीछे वाले का विट्रस चैम्बर, उसमें जो भरा हुआ है उसका नाम है लिक्विड का विट्रस चैम्बर। ठीक है, अब ये जो आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर है, सॉरी ये तो आपका क्या हो गया? पीछे का चैम्बर हो गया ना, और ये जो है ना आगे का चैम्बर हो गया। तो अब इसमें देख लो, ये जो एंटीरियर चैम्बर है वो भी आपका आइरिस के द्वारा 2 भाग में है। एक लेंस से आइरिस के बीच का भाग, और एक आइरिस से कॉर्निया के बीच का। ये एंटीरियर चैम्बर इसको भी बोल सकते हो, इसका ये एंटीरियर चैम्बर इसका हो गया, और ये इसका पोस्टीरियर चैम्बर। ऐसे तो आप जो है ना लेंस से आगे का और पीछे का करके बता रहे थे हम लोग। लेंस का आगे कौन था? एक्वस चैम्बर। लेंस के पीछे कौन था? विट्रस चैम्बर। और ये जो है लेंस के जो आगे का चैम्बर है वो भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। आइरिस के आगे हो जाएगा कौन? एंटीरियर चैम्बर। आइरिस के पीछे हो जाएगा कौन? पोस्टीरियर चैम्बर। आप किसी को भी एंटीरियर पोस्टीरियर कर सकते हैं, जो आगे में है वो एंटीरियर, जो पीछे है वो पोस्टीरियर। अब आते हैं आई बॉल कैविटी जो होता है वो आपका आई बॉल वाल के द्वारा क्या होता है? बाउंडेड होता है। इसमें 2 चैम्बर होता है जो लेंस के द्वारा बटा होता है। पहला है विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर जो होता है लार्जर चैम्बर होता है, और वो लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। आपको हम बताए थे विट्रस चैम्बर लेंस और रेटिना के बीच में, ये लेंस है ये रेटिना है, इसके बीच का ये जो चैम्बर है इसी का नाम है कौन चैम्बर? विट्रस चैम्बर।
अब है एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर जो होता है छोटा होता है और ये लेंस और कॉर्निया के बीच में था। आपको हम बताए थे ये लेंस और कॉर्निया के बीच में जो चैम्बर है यही है एक्वस चैम्बर। तो ये हो गया चैम्बर का बात। इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो एक्वस चैम्बर को भी दो भाग में यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंशिएटेड लग रहा है आइरिस के द्वारा। आइरिस और किसके लेंस के बीच का हो गया, इसको पोस्टीरियर लिख दे रहे हैं, इसका कोई खास नाम नहीं दिया गया है। हाँ, और आइरिस और किसके बीच में, वो आपका कॉर्निया के बीच में जो है उसका नाम रखा गया है केवल एंटीरियर चैम्बर। तो यहाँ पर आ जाते हैं। द एक्वस चैम्बर जो होता है उसको हम दो भाग में या दो चैम्बर में और बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर जो होता है वो आइरिस और कॉर्निया के बीच में था। दूसरा है पोस्टीरियर चैम्बर जो आपका आइरिस और लेंस के बीच में है। अब हम लोग आपको बताए थे कि भैया इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। तो विट्रस चैम्बर में भी लिक्विड है, एक्वस चैम्बर में भी लिक्विड है। तो एक्वस चैम्बर में जो लिक्विड था यह है, उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर बोलते हैं जो भी लिक्विड भरा होता है या फ्लूइड भरा होता है किसके अंदर, आईबॉल के अंदर, उसको एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है। नाम क्या है, ह्यूमर। तो जो एक्वस चैम्बर में है उसका एक्वस ह्यूमर, जो विट्रस चैम्बर में है उसको विट्रस चैम्बर नाम देते, विट्रस ह्यूमर नाम देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। लिक्विड जो होता है उसका नाम क्या है, ह्यूमर। ह्यूमर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक विट्रस ह्यूमर और एक है एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो होता है जेल लाइक होता है और ये पाया जाता है किसमें, विट्रस चैम्बर में। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है हाइलुरोनिक एसिड के रूप में। ग्लाइको समझते होंगे आप शायद, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ग्लाइको प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिलने से बना हुआ कंपाउंड या यौगिक। यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है किसमें भाई, विट्रस ह्यूमर में। वो कैसा होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो पूछता है आप हाइलुरोनिक एसिड, ये जो है ना आपका बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो ये आपसे पूछता है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है ना आपके बॉडी में कहाँ पाया जाता है। तो आंख बंद करके बता देना, ये पाया जाता है विट्रस ह्यूमर में। हाँ, ये और जो है ना और कुछ पदार्थ इसमें जो पाया जाता है उसके बारे में ज्यादा आइडिया अभी नहीं लग पाया है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा ये जो सारे चीज हैं ये मिलकर आपका है तो क्या, लिक्विड है ना भैया। ये है क्या, लिक्विड है, लेकिन एकदम ग्लास जैसा काम करता है। इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, ऊपर वाले ने गजब का व्यवस्था किया, प्रकृति ने आपके साथ गजब की व्यवस्था की है। ये जो विट्रस ह्यूमर है विट्रस चैम्बर का, रियली में है क्या, फ्लूइड है, लिक्विड है। फ्लूइड से ज्यादा अच्छा रहेगा लिक्विड, क्योंकि गैस रहेगा ज्यादा तो क्या होगा, इधर उधर आपका इसको जो है ना डिस्टॉर्ट कर देगा। तो फ्लूइड है ये, और फ्लूइड के बावजूद, सॉरी लिक्विड के बावजूद ये जो है ना इसमें कुछ पदार्थ है जो इसको शीशा की तरह बना देता है। मतलब इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वो किसके तरह हो जाता है, शीशा की तरह हो जाता है, ग्लास के जैसा हो जाता है। तो जो हम लोग शीशा या लेंस लगाते हैं ऊपर से आई पर, उसके जैसा विट्रस ह्यूमर काम करता है, जेल लाइक होता है। अब है एक्वस ह्यूमर, ये वाटरी होता है, मतलब पानी जैसा होता है, और ये कहाँ रहता है, एक्वस चैम्बर में रहता है। इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है पानी के जैसा होता है, और ये निकलता कहाँ से, सिलियरी बॉडी से। ये है सिलियरी बॉडी, देखो ये सिलियरी बॉडी है, और इस सिलियरी बॉडी से आपका लिगामेंट के द्वारा कौन जुड़ा हुआ है, आपका सस्पेंसिव लिगामेंट के द्वारा ये आपका लेंस जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है आपका सिलियरी बॉडी, इसके यहाँ पर नीचे से आधार के पास से यहाँ से निकलता है ये, और ये निकल के इसमें भरता है। तो हम बात कर रहे थे कि ये निकलता कहाँ से है, एक्वस ह्यूमर, तो ये सिलियरी बॉडी से निकलता है। जबकि विट्रस ह्यूमर जो है ना वो परमानेंट रूप से एक तरह से उसमें पाया जाता है। अब फंक्शन क्या है आई बॉल का, कैविटी में जो लिक्विड है उसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन में पहला फंक्शन है कि ये इमेज बनाता है रेटिना पर
कैसे? तो रिफ्रैक्टिव सरफेस देकर, मतलब लाइट को रिफ्लेक्शन करवाता है और रिफ्लेक्शन होने के कारण लाइट का इमेज बनता है कहाँ पर? रेटिना पर। अगर ये दोनों नहीं होते या कम हो जाते या इनका रिफ्रैक्शन जो है ना, जो आपका ऑप्टिकल डेंसिटी इनका है अगर चेंज हो जाए तो हमको रेटिना पर देखने में दिक्कत हो जाएगा। तो इनका काम क्या है? जैसे शीशा आप लगाते हो, चश्मा लगाते हो, देखने में मदद करता है, उसी तरह से ये क्या करते हैं? ये आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस का काम करते हैं, लाइट में रिफ्लेक्शन लाते हैं और वो जो लाइट आपके आई के अंदर गया है उसको इमेज के रूप में रेटिना पर बनने में मदद करते हैं। दूसरा है, अगर जो है ना ये नहीं रहते तो क्या होता? अगर ये नहीं होते तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसको आपके आईबॉल को दबा देता, अर्थात ये क्या करते हैं? आपके आईबॉल के शेप को मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन रखते हैं भाई? तो ये क्या करते हैं? आपके आईबॉल के अंदर का प्रेशर को बढ़ा के रखते हैं और जिसके कारण वो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका यहाँ पर बैलेंस रहता है। तो ये तो कुछ बात था, इसको हम इसलिए यहाँ पर जो है ना फोटो के रूप में डाले, क्योंकि लिखने में समय लग रहा था तो कुछ कम हो पा रहा था पढ़ाई, तो हमको लगा कि आपके साथ कुछ ज्यादा समय गुजारने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक प्रेशर का बात करते हैं। इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या है? अभी लिखिए बोर्ड पे, इंट्राऑकुलर प्रेशर। ठीक है, आई बॉल के अंदर जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसी को कहते हैं इंट्राऑकुलर। ऑकुलर शब्द जब भी आएगा तो आई बॉल के लिए आता है ना, आपके आंख से संबंधित है। तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर और इंटर का मतलब होता है बीच में। तो आईबॉल के अंदर का जो प्रेशर होता है उसी को कहते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है भाई? तो देखो, पीछे का जो आपका था जिसका नाम था विट्रस ह्यूमर जो होता है उसका प्रेशर उससे ज्यादा लेना देना नहीं होता है। रियली में आपके आईबॉल के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर के कारण। ध्यान रखिएगा, एक्वस ह्यूमर जो है इसी के प्रेशर के कारण हमारे आईबॉल के अंदर जो है ना प्रेशर जनरेट होता है। अब इसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है टोनोमीटर। और ये जो टोनोमीटर है इसका वैल्यू होता है, ये आपका वैल्यू देता है इंट्राऑकुलर प्रेशर का एक समान व्यक्ति का 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर आप लोग शायद जानते होंगे 10 to 20 mm ऑफ Hg का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव कितना होता है? वन एटमॉस्फेयर जो होता है उसका दबाव कितना होता है? तो 760 mm ऑफ Hg होता है और ये उसके तुलना में ज्यादा है, 10 to 20 mm ऑफ Hg। मतलब वो जो है ना 760 है तो उसमें 10 जोड़ दो, 770 से 780 जो है ना mm ऑफ Hg है। इससे क्या फायदा होता है? आपका आईबॉल जो है ना थोड़ा सा आगे की तरफ दिखेगा, बल्जम जैसा नजर आता है आपको। अगर आप आईबॉल को देखते होंगे तो सामने से दिखेगा थोड़ा सा जो है ना लगता है कि उभरा हुआ जैसा है। ये जो उभरा हुआ नजर आ रहा है इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर के तुलना में आपके आईबॉल के अंदर का दाब जो है, प्रेशर जो है ज्यादा है। अगर ये आईबॉल के बराबर होता, तो क्या, सॉरी, अगर आईबॉल के अंदर का जो दबाव है जिसको हम क्या बोल रहे थे? इंट्राऑकुलर प्रेशर बोल रहे थे। अगर ये जो है ना आपके एटमॉस्फेरिक दबाव के बराबर होता तब क्या होता है? तब आपका आईबॉल जो है ना एकदम गोलाकार हो जाता और ये जो थोड़ा सा बल्जिंग आउट जैसा होता है बाहर की तरफ, ये नहीं होता, एकदम बराबर होता। लेकिन आप देखिएगा आईबॉल में थोड़ा सा आगे की तरफ बल्ज टाइप का लगता है, वो जो ब्लैकिश एरिया है वो आप देखिएगा थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज आउट की तरह रहता है। और इसका कारण क्या है? इंट्राऑकुलर प्रेशर का ज्यादा होना, इसके तुलना में एटमॉस्फेयर के तुलना में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में।
तो ये तो हो गया इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। थोड़ा सा और हम इसमें बताना चाह रहे हैं, अगर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा। आप लोग एक नाम सुने होंगे मोतियाबिंद का, ठीक है, मोतियाबिंद का नाम सुने होंगे। आगे बढ़ना है हमको, ऐसे पढ़ना भी है, इसमें देखेंगे भी। थोड़ा सा हम फिगर पे आते हैं, देखिए ये देख लीजिए इसको जरा सा आप, ये आपका आईबॉल का स्थिति है। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक मोतियाबिंद का नाम सुने होंगे आप, या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, कॉन्टैक्ट है ना, कैट्रैक्ट ज्यादा अच्छा है, लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, कैट्रैक्ट बोलिएगा आप, CATARCT। तो आपको हम बताएंगे कैट्रैक्ट जो होता है मोतियाबिंद, उसमें होता क्या है। तो देखो सामान्य जो मोतियाबिंद होता है उसमें ये जो लेंस है ना, लेंस के पर एक कैल्शियम का लेयर बन जाता है। कैल्शियम का जो लेयर होता है वो इसको ओपेक बना देता है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फुली ट्रांसपेरेंट होता है लेंस, प्रोटीन का बना होता है। लेकिन अगर जो है फाइबर्स का है, लेकिन अगर जो है आप जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई परिवर्तन के कारण या चोट वगैरह लगने के कारण कभी इस पर क्या होता है, अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए तो कैल्शियम का डिपोजिशन होने के कारण एक आपको डिजीज हो जाता है जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद। हम लोग का भी एक आदत है, जब भी कोई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कहीं पर जाते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा दवा के फिराक में रहते हैं। डॉक्टर साहब ये दवा दे दीजिए, वो दवा दे दीजिए। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, कुछ लोगों का आदत है कैल्शियम का एक्स्ट्रा दवा खाने का भी, ठीक है, सैंडोज, कैल्शियम सैंडोज एक दवा आता है जिसको लोग खाते हैं, खास करके प्रेगनेंसी के समय ज्यादा खाया जाता है, या ऐसे भी लोगों को टिटेनी वगैरह होता है तो लोग ज्यादा खाते हैं। हम आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे, या बायोलॉजी के अनुसार आपको ये जानना चाहिए कि कैल्शियम जो आप बाहर से लेते हो सप्लीमेंट के रूप में, दवा के रूप में, केमिकल फॉर्म में, वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो वो जो कैल्शियम सैंडोज है वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, इस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो हानि भी बहुत ज्यादा पहुंचाता है। वो जाकर आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, चूंकि ज्यादा हो जाता है कंसंट्रेशन, तो वो जमने लगता है, जिसमें एक आईबॉल पे भी आ जाता है। ये ऐसे आईबॉल में भी आ जाता है, किस पे, लेंस पर। और दूसरा जो है ना, आपका किडनी को भी प्रभावित करता है। तो कभी भी अगर जो है ना आपको लगे कि कैल्शियम के कारण, या आपके बॉडी के खास करके पैर में अगर टिटेनी हो, ठीक है, रात में सोने वक्त जो है ना वो आपका दर्द करता हो, उसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता हो, खिंचाव हो जाता हो, तो आप क्या करना, कोशिश करना केला वगैरह, पका हुआ केला जो होता है उसको खाया करें, खास करके चिनिया केला। अगर आपको केला से एलर्जी नहीं है तो 2 केला, अगर आप 2 केला जो है ना रोज आप खा लो खाना खाने के बाद, और ये सप्ताह में 1 सप्ताह अगर खा लेते हो तो आपका ऐसे भी ठीक हो जाएगा। ये उसमें कैल्शियम सैंडोज खाने का जरूरत नहीं है। जो माँ गर्भवती हैं, जो बहनें गर्भवती हैं, उनको चाहिए कि वो जो है ना कैल्शियम सैंडोज का गोली खाने से ज्यादा अच्छा है कि वो क्या करे, केला खाएं। अगर मौसम सामान्य है, उनको केला से एलर्जी नहीं है, अगर होगा भी तो पता लग जाएगा 1 दिन 2 दिन में, तो उनको क्या खाना चाहिए, केला खाना चाहिए। इससे बच्चों का विकास जो है, जो बच्चे उनके पेट के अंदर होते हैं, उसका विकास तो प्रॉपर होता ही होता है। हमारा बॉडी जो है उसमें किडनी जो है वो प्रभावित कम ना के बराबर होता है, क्योंकि ये नेचुरल है, फॉर्म में ले रहे हैं, और ये जो लेंस है वो भी आपका प्रभावित कम से कम होता है। तो खैर मोतियाबिंद का बात तो हम आगे पढ़ेंगे। ये काला मोतियाबिंद है ना का बात आप सुने होंगे। काला मोतियाबिंद क्या है भैया, काला मोतियाबिंद के बारे में आप जान लो। ये जो आपका ये जो इंट्राओकुलर प्रेशर था, यही था ना प्रेशर, ये जो है, ये जो एरिया है यहाँ तक, इस पे जो दबाव था किसका, एक्वस ह्यूमर का, उसी दबाव को हम क्या बोले थे, इंट्राओकुलर प्रेशर। और इंट्राओकुलर प्रेशर के बारे में अभी हम लिख के बताए हैं आपको कि ये 10 से 20 मिलीमीटर होना चाहिए HG में। ये सब बात को आप लोग जानते होंगे। अगर दिक्कत हो रहा होगा कि ये mm ऑफ HG क्या है, तो अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं, लेकिन ये आपको जानना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो, अगर इसका प्रेशर ज्यादा, देख लो यहाँ पर बल्ज आउट है ना थोड़ा सा बाहर की तरफ, गोलाकार तो नहीं है ना, यहाँ पर ये आगे की तरफ फेंके हुए है, यहाँ पर बाकी जगह पर नहीं है,
यहाँ पर आई बॉल बाहर की तरफ है, बल जाओ तो कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? इस कारण से है कि अंदर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, ये बाहरी जो प्रेशर है इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले ना, ये जो प्रेशर है और ये जो अंदर का इंट्राऑकुलर प्रेशर है दोनों में अंतर है। इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है 10 से 20 mm ऑफ Hg ज्यादा होता है, किसके तुलना में? बाहर के तुलना में। ठीक है जी, इसलिए थोड़ा बल आउट रहता है। अब यहाँ पर आ जाओ, कह रहे काला मोतियाबिंद, हाँ, ब्लैक कैटरैक्ट। ये जो काला मोतियाबिंद जो बोलते हैं, अभी हम इसको आगे पढ़ाएंगे डिटेल से तो लिखेंगे भी, आपके बोलचाल के भाषा में आता है। काला मोतियाबिंद को काफी खतरनाक माना जाता है। सामान्य मोतियाबिंद में तो ये लेंस का प्रॉब्लम था, लेंस को हटा देंगे या लेंस को यहाँ से लेंस को हटा देते हैं या लेंस को ऐसे छील दिया जाता है, तो छीलने में थोड़ा ज्यादा भार पड़ता है। इसके सतह से जो है ना कैल्शियम को हटाने में थोड़ा ज्यादा भार पड़ता है। लोग इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और नया लेंस लगा देते हैं इस जगह पर। ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। ये तो सामान्य मोतियाबिंद में हो गया। ब्लैक मोतियाबिंद में क्या होता है, यहाँ पर जब दबाव बढ़ता है ना, तो देख लो यहाँ पर ये हटा के दिखाए हैं आपको, ये रेटिना है, ये क्या था, ये रेटिना था अंदर का, ये क्या है, कोर्वाइड है, लाल जैसा जो है कोर्वाइड है, और ये जो पीला से जो जिसको डिनोट कर रहे थे ये क्या था, रेटिना था। ये रेटिना ऐसे डिटैच्ड हो जाता है, देखो देख लो यहाँ से हटाया हुआ है, ये डिटैच्ड हो जाता है, हट जाता है, किसके दीवार से, आपके आईबॉल के दीवार से, और इसी को बोलते हैं ब्लैक मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद। तो काला मोतियाबिंद जो है उसका उसको पहचानने का सबसे बढ़िया उपाय है कि जिनका भी उम्र 40 से ऊपर हो जाए वो साल में कम से कम एक बार, और जिनका 50 से 60 से ऊपर हो जाए वो साल में 2 बार कम से कम आँख का 6 महीने पर रेगुलर चेकअप कराए। ये जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो आपका 10 से 20 mm ऑफ Hg से अगर ज़्यादा बढ़ गया तो आपको जाके डॉक्टर जो है ना तुरंत इलाज कर देगा। क्योंकि इसका बढ़ने का क्या रीजन है हम आपको बताएंगे। जो लिक्विड निकल रहा है वो जा नहीं पाता है या ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, तो अगर नहीं आप इलाज करवाइएगा तो ये रेटिना जो है ना आपका डिटैच्ड हो जाएगा, छूट जाएगा, और छूटने के कारण आपको देखने में दिक्कत हो जाएगा, परमानेंट रूप से आप अंधे हो जाएंगे। कोई तकनीक वर्तमान में उतना सक्षम नहीं था कि जो रेटिना को फिर से जो है ना दीवार पर सटा दे। ऐसे नया जो है ना हम लोग अब से जुगाड़ कर पा रहे हैं कि रेटिना का भी वहां पर चिपकाने का बात हो, तो ग्लू लगा के उसको चिपकाने का बात हो रहा है। तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में, थोड़ा सा इंट्राऑकुलर प्रेशर और उसके क्या फायदे घाटे थे आई का। तो फंक्शन ऑफ का भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसका भी दो काम, एक काम कुछ है क्या, तो नहीं, आई का केवल और केवल एक ही काम है, और वो काम क्या है, देखना या विजन। अब विजन क्या है भैया, तो यहाँ पर हम बात, क्या जरूरी है भाई, विजन के लिए इमेज का रेटिना पर बनना जरूरी है। ठीक है, अब इमेज कैसे बनता है, ठीक है, एक मिनट होता है, कोई बच्चा बता सकते हो mm ऑफ Hg का क्या मतलब है? mm ऑफ Hg का मतलब है आपका मिलीमीटर, ठीक है, mm ऑफ Hg मिलीमीटर, किसका, Hg का मतलब आप लोग शायद जानते होंगे, मरकरी भैया। तो मरकरी में मिलीमीटर, इसका क्या मतलब है? आप लोग अगर कभी ब्लड प्रेशर नापवाने के लिए गए होंगे या किसी को ले गए होंगे तो देखेंगे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका बंद रहता है डब्बा में, उसको डॉक्टर खोलते हैं और एक कैप बांधते हैं आपके हाथ पर, और जो है ना वो हवा भरते हैं उसमें एक पंप से, एक छोटा सा जो होता है रबड़ का जो है ना वो दबाने वाला होता है, उसको दबाते हैं सैप को, तो क्या होता है इसमें हवा भरता है कैप में, आपका बांह पर बांध देते हैं और उसको कैप में हवा भरते हैं। तो आप देखिएगा इसके अंदर जो है ना कुछ लिखा रहता है ऐसे करके, इस पर है ना 10, 20, 30 ऐसे करके लिखा रहता है ना, 120 ऐसे, 140, 50 ऐसे लिखा रहता है। ये mm है, मिलीमीटर है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना मिलीमीटर इस पे लिखा रहता है स्केल में। अब इसमें जो पारा होता है, जो मरकरी, ये जो कॉलम है ना इसमें क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है। ये मरकरी जो है ना ऐसे इसमें मूव करता है, ठीक है। अब जितना मरकरी मूव किया वो आपका वहां पर हम Hg का mm में लेते हैं।
अब बोलोगे इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर अगर हम लिखे हैं, कहीं पर हम लिख दिए हैं 10 से 20 mm ऑफ Hg, इसका मतलब है कि जितना दबाव वहां पर है, अगर वो पारा के कॉलम पर डाला जाए, Hg के कॉलम पर डाला जाए, कॉलम मतलब वो जो उसका आपका वो जो भरा हुआ है उसमें, उस कॉलम पर अगर उतना दबाव लगाया जाए तो कितना ऊपर उठेगा वो 10 से 20 mm ऑफ Hg, इतना उठेगा। ठीक है, इतना ये ऊपर जाएगा। समझ गए? ये फिजिक्स या केमिस्ट्री में है अपना, वहां पर फिर देखेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एक आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन शायद आप जानते होंगे। रिफ्लेक्शन में होता है रिटर्न बैक ऑफ लाइट। या किसी भी चीज का कोई बोले कि रिफ्लेक्ट हो गया, जैसे बॉल मारे हम कहीं दीवार पर और घूम के आए, तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, गया और वापस आ जाए, रिटर्न बैक हो जाए, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ की लाइट के लिए पढ़ रहे थे तो लाइट के बारे में ही बता रहे हैं कि लाइट का लौट आना कहलाता है, रिटर्न बैक हो जाना, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कौन कोई बता सकते हो? डेविएशन फ्रॉम या ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। उसका जो ओरिजिनल पाथ है उससे डेविएट हो जाना, हाँ, उससे दूसरे रास्ते की तरफ चला जाना, या वहां से थोड़ा सा अपने रास्ते से हट जाना, वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो डेविएशन ऑफ लाइट मतलब, अगर रिटर्न बैक, और इसका क्या मतलब है? देखो, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, नीचे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ये कोई सरफेस है। ठीक है, अब लाइट आए और ऐसे लौट जाए। ठीक है, लाइट आए और लौट जाए, लाइट था, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन लाइट आए और ऐसे पार हो जाए, सॉरी, लाइट आए, इस पर पड़े और ऐसे चला जाए। रियली में देखो, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। ठीक है, ये है लाइट। हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप लोग सब तेज हो, लेकिन थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है, ये सोच के पढ़ा रहे हैं। ये ओरिजिनल पाथ है, जीनल पाथ है। तो अगर ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा ये डेविएट हो जाए, ये क्या है? डेविएटेड लाइट है, डेविएटेड पाथ से जा रहा है लाइट, तो इसको कहेंगे, इस घटना को कहेंगे क्या? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन समझ रहे हो ना, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने जो ओरिजिनल पाथ होता है उससे डेविएट होती है, और ये जो डेविएशन है, इस डेविएशन को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में क्या हो गया भैया? अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाना। और रिफ्लेक्शन में क्या हो गया भैया? जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस आ जाना। हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें क्या होता है? मीडियम में नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है? चेंज इन मीडियम होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तभी ऐसा होगा। ठीक है सर, ये थोड़ा सा आप अपना वहां पर, और इमेज का ये लाइट जो है वो अपने रास्ते से क्या हुआ? थोड़ा सा मूव किया, रिफ्लेक्ट हुआ और जाकर वहां पर एक बना दिया आपका इमेज। इमेज, ठीक है, ओके।
हो गया। तो छोटा होता है, ध्यान एकदम रखना है कि जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस का बात आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस जब भी होगा उसका इमेज स्मॉलर, इन्वर्टेड और रियल बनता है। अब हमारा जो आई था उसमें जो लेंस था वो कैसा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस था। तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस का बात करोगे कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है, लेकिन जब कॉनकेव लेंस का बात करते हैं कॉनकेव लेंस में, तब ये जो रियल है ना वो किस में बदल जाएगा? इमेजिनरी में बदल जाएगा, ठीक है, काल्पनिक में बदल जाएगा। ये तो आपको फिजिक्स का चीज है, फिजिक्स में देखिएगा। अब यहां पर हम, ये तो हो गया पहला बात। दूसरा बात कर लो, इमेज ऑफ ऑन रेटिना कैसा होगा? स्मॉलर, इन्वर्टेड, रियल, एकदम दिमाग में रखिएगा। दूसरा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्रैक्टिव सरफेस मतलब वैसा सरफेस, वैसा आपका रचना जहां से रिफ्रैक्शन होगा आई बॉल में। तो रिफ्रैक्शन के लिए वहां पर चार जो है ना आपका एरिया या चार जो आपका रचना है वो आपका रिफ्रैक्शन के लिए जिम्मेवार है, इसमें हमारे आई बॉल में। अब कौन कौन है भाई? थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं पहले, उसके बाद आपको फिगर से बता देंगे। पहला है कॉर्निया, तार तो कम से कम होता है। पहला है कॉर्निया, हो गया एक्वस ह्यूमर, पहला हो गया कॉर्निया, दूसरा हो गया एक्वस ह्यूमर, तीसरा है लेंस एंड चौथा था आपका विट्रस ह्यूमर। ये चार एरिया है या चार रिफ्लेक्टिव सरफेस है आपके कान के, सॉरी आंख के अंदर। अब कौन कौन है थोड़ा सा हम फिगर से आते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आपका रिफ्लेक्शन का एरिया था? ये पहला, सबसे पहले देखिए लाइट इधर से आया, इधर से लाइट ऐसे आया, ये आपका कहां से आ रहा है? एयर के थ्रू आ रहा है। आने के बाद नॉर्मल आंख है, चश्मा नहीं लगाए थे अभी हम, तो सबसे पहला ये है कॉर्निया, ये कॉर्निया है, सबसे पहला यहाँ पर हुआ रिफ्लेक्शन। इसके बाद ये इसमें आया जिसका नाम था एक्वस ह्यूमर, पानी जैसा था, इसमें भी रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद आ जाओ लेंस, इस लेंस में भी होगा रिफ्रैक्शन। और उसके बाद ये जो आपका विट्रस चैम्बर है, इसमें जो लिक्विड था उसका नाम था विट्रस ह्यूमर, इसमें जो है ना फिर से रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पर रेटिना पर आएगा। तो कितना हो गया? सबसे पहला कौन हो गया? रेटिना, दूसरा एक्वस ह्यूमर, तीसरा जो है ना वो आपका कौन हो गया? लेंस, और चौथा हो गया कौन? विट्रस ह्यूमर। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है भाई? तो विट्रस ह्यूमर में और लेंस में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना आपका कुछ हद तक लाइट जैसा काम कर, लाइट क्या बोलते हैं, ये आपका शीशा मतलब समझ रहे हो ना, आपका कांच की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से बोर्ड पे आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि रेटिना जो है वो लाइट स्टिमुलस को रिसीव करेगा, जो बना है ना इमेज, किस पर बना था? रेटिना का, रेटिना पर किसका? ऑब्जेक्ट का, उसको रिसीव करेगा कौन भैया? आपका रेटिना। और रिसीव करके वो जो सेंसरी सेल्स था, सेंसरी सेल्स में दो सेल्स थे, एक थे रॉड सेल और कोन सेल्स, वो उसको दे देंगे किसको भैया? नर्व इंपल्स के रूप में कन्वर्ट करके आपके ऑप्टिक नर्व्स को, ऑप्टिक सेंसरी नर्व को, ऑप्टिक सेंसरी नर्व जो है उसको नर्व इंपल्स के रूप में या नर्व इमेज के रूप में लेते हुए चला जाएगा आपके कहां पर? ब्रेन में। ब्रेन के कहां पर? आपके ऑप्टिक एरिया में। अब वहां पर जाने के बाद क्या होता है? होगा मतलब वो जो गया है उसको करेक्ट किया जाएगा एंड एनालिसिस होगा, एनालिसिस होगा किसका भैया? है ऑफ द इमेज, जो इमेज गया है उसका क्या कर दीजिएगा, ठीक
ठीक है। ब्रेन उसका कलेक्शन करेगा और एनालिसिस करेगा कि जो आया है वो किसका है और क्या मतलब है उसका, वो आपका करेक्ट कर लिया, बस आप देख ली, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट में एक पॉइंट और लिख लो, नोट में एक कि ये बताइए कि हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन किस रूप में इमेज को प्राप्त करता है, क्या वो इन्वर्टेड प्राप्त करता है या आपका क्या प्राप्त करता है। तो अगर वो इन्वर्टेड प्राप्त करता है तो फिर सीधा कैसे हो जाता है, और अगर सीधा प्राप्त करता है तब तो कोई बात नहीं है। रियली में आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, जो इमेज होता है उसको सीधा ही प्राप्त करता है। क्यों भैया, क्योंकि हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हम माँ के बॉडी के अंदर भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में होते हैं, और जिस समय हमारा आईबॉल और रेटिना वगैरह बनता रहता है उस समय रेटिना हमारा उलट जाता है, ठीक है। आप याद करो शुरुआत में हम लोग जो थे माँ के जो आपका उम्र के अंदर हम लोग जो थे वो कैसे थे, तो शुरुआत में इस तरह से होते हैं, ठीक है। मतलब सर ऊपर था और पैर नीचे था, लेकिन एकदम छोटा सा एम्ब्रियो के रूप में। लेकिन जैसे जैसे हमारा हेड रीजन बड़ा होने लगता है, भारी होने लगता है, और जो है ना बच्चा ऐसे उलट जाता है, ठीक है। माँ के पेट के अंदर बच्चा ऐसे उलट जाता है, मतलब सर नीचे और पैर कहाँ हो गया, ऊपर। तो ये जो रेटिना है ना, वो रेटिना भी इन्वर्ट हो जाता है, घूम जाता है, और रेटिना के घूमने के कारण जो यहाँ इन्वर्टेड इमेज बनता है वो आपके ब्रेन पर जाता है, किस रूप में, वो आपका सीधा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा इरेक्ट रूप में ही ब्रेन रिसीव करता है, तो लिखेंगे द ब्रेन actually receives image as इरेक्ट फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखिएगा इरेक्ट फॉर्म में द ब्रेन हम लोग का होता है एक्चुअली इमेज रिसीव करता है किस फॉर्म में, याद रखिएगा इरेक्ट फॉर्म में। बनता है किस फॉर्म में भैया, देखिए बनता है किस फॉर्म में, कहीं तो लिखे थे ना इन्वर्टेड फॉर्म में, ठीक है। रेटिना फॉर्म इमेज ये कैसा होता है, इन्वर्टेड इमेज के रूप में होता है, लेकिन वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है किस रूप में, इरेक्ट फॉर्म में। क्यों भैया, क्योंकि रेटिना जो हम लोग का होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही उलट जाता है, वो आपका जो ऊपर है वो नीचे और नीचे जो है वो ऊपर हो जाता है। हम लोग नीचे एक सबहेडिंग शुरू करते हैं, एकोमोडेशन क्या है, कहते हैं कि हम एकोमोडेट कर रहे हैं। एकोमोडेट कर रहे हैं इसका मतलब हो रहा है कि हम अपने आप को किसी परिस्थिति के लायक बना रहे हैं। यहाँ पर एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जरा सोच लो, ये हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो हम देख लिए, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तब भी देख पा रहे हैं। हाँ, ये ऑब्जेक्ट जो है ना नीचे चला गया तब भी देख ले रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट नजदीक और दूर होता है, जाता है, मतलब उसके स्थान में परिवर्तन होता है, तब भी हम देख पाते हैं। तो क्यों देख पाते होंगे, कुछ ना कुछ तो लेंस में परिवर्तन होता होगा, कुछ ना कुछ हमारे आईबॉल के अंदर चेंजेस होते होंगे, ताकि हम नजदीक के वस्तु को भी देख सके और दूर के वस्तु को भी देख सके। अगर आप लोग के पास कैमरा होगा तो कैमरा में देखिएगा, अगर आप कैमरा सेट किए हैं नजदीक के लिए तो दूर का जो इमेज लेना चाहेंगे आप, तो उसके लिए उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो ये जो आई बॉल है उसके अंदर जो आपका है ये जो कैमरा टाइप का ये जो काम कर रहा है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ता होगा, ठीक है। और परिवर्तन कैसा होता है, अगर फिजिक्स के भाषा में बताएं हम, लाइट के भाषा में बताएं हम,
तो लाइट कहता है कि किसी भी इसको आप अपना फोटो लेते हो, कैमरा में क्या बदलते हैं, तो नजदीक का वाला भी फोटो आ जाता है और फिर दूर अगर फोटो खींचना हो तो उसमें क्या बदला जाता है, कुछ उसको ऐडते होंगे आप, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है जरा सा बताओ। अगर फिजिक्स में थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे, लाइट का थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किए होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि कैमरा जो होता है उसका फोकल लेंथ बदला जाता है ना, उसके लेंस का फोकल लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और इसी को एकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आई में एकोमोडेशन का मतलब क्या होगा, इज एडजस्टमेंट इन द फोकल लेंथ ऑफ आवर क्या आई बॉल मेनली लेंस। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एकोमोडेशन, उसका नॉर्मल रूप ना भाई, एकोमोडेशन है क्या, एकोमोडेशन क्या है, फोकल लेंथ का जो है ना, लेंस का जो हमारा लेंस है आई बॉल का, उसके फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। ये होता क्यों भैया, ये होता है विजन के लिए। एकोमोडेशन क्या है, एडजस्टमेंट इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द आई बॉल, किसके लिए, फॉर विजन। हाँ, अगला पॉइंट है ये कैसे होता है, तो कर्वेचर चेंज होता है लेंस का, किसके मदद से, सिलियरी बॉडी की मदद से। अब आपके मन में आएगा कि ये कर्वेचर चेंज कैसे होता है, तो कर्वेचर चेंज के लिए हम एक फिगर से, एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, ये जो है ना, ये मान लेते हैं एक क्या है, एक कॉपी है मान लेते हैं। अब देखिए, ये इसको ऐसे देखिए, ये क्या हो गया है, थोड़ा मोटा हो गया है। अगर इसको ऐसे खींच लिया जाए तो देखो, ये देख रहे हो, ये आपका मोटा हो गया, ये पतला हो गया, थोड़ा पतला हो गया उसके तुलना में। तो जब लेंस जो है ना गोलाकार होता है, तो लेंस तो गोलाकार होता है, तो लेंस जो गोलाकार होता है उसको जब खींचा जाता है दोनों तरफ से, तो लेंस कैसा हो जाता है, थोड़ा पतला रहता है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से जब वो पतला रहता है, तब आपका जो है ना, आपका इमेज आपका आराम से बन पाता है। ठीक है, तो दूर देखने के लिए आपका लेंस इस तरह का रहता है, थोड़ा इतना पतला है, इधर से देखेंगे ना, लेकिन उसका इधर से दिखा रहे हैं कि वो मोटा पतला कैसे हो रहा है। तो कर्वेचर जो है ना, उसका आपका क्या होता है, ये इस तरह का कर्वेचर मतलब बोल रहे हैं पूरा ऐसे। तो हम अगर चाहो तो इस तरह से भी बता सकते, ये लेंस है, तो ये सामान्य फॉर्म में है लेंस। ठीक है, लेकिन अगर हमको नजदीक का वस्तु देखना है, तो नजदीक का वस्तु देखना है तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से, और लेंस जो है ऐसा हो जाएगा। वो जो लेंस था बाहर में इस तरह का लेंस था, अगर हम नजदीक का वस्तु देखना चाहेंगे तो लेंस क्या होगा, आपके अंदर की तरफ मूव करेगा और लेंस आपका मोटा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा ज्यादा। जब ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा तो उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ऐसा लेंस था, अभी क्या हो जाएगा, इस तरह से मोटा हो जाएगा। जब मोटा हो जाएगा इस तरह से, तो क्यों हुआ, सिलियरी बॉडी जो है ना वो इलोंगेट कर गया। इलोंगेट होने के कारण वो आपका जो है सस्पेंसिव लिगामेंट से ये जो लेंस था खींचा हुआ, वो आपका इस तरह से मोटा हो जाएगा। और इस तरह से जब मोटा होगा तो देखो कॉन्वेक्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, ये कॉन्वेक्स ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा उतना ज्यादा नजदीक की वस्तु को देख पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये पतला हुआ है ना, तो पतला हुआ तो इसका कर्वेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और समझ गए ना, कर्वेचर बढ़ कर कैसे रहा है, तो ये आपका ऐसे मोटा होगा तो क्या हो जाएगा, नजदीक के वस्तु को देखेगा, और अगर ऐसे पतला हो जाएगा तो दूर के वस्तु को देखेगा। समान रूप से आपका आंख दूर के वस्तुओं को देखने के लिए बनाया जाता है या रहता है, मतलब कि उसका लेंस पतला होता है, और जब उनको नजदीक का वस्तु देखना होता है तो लेंस की मोटाई ऐसे बढ़ जाती है, मतलब लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। मोटाई बढ़ने का मतलब है कॉन्वेक्स हो जाता है। और जब आपका दूर का वस्तु को देखना होता है तो ये क्या होता है, कम कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका एकोमोडेशन का बात था, आप आराम से अब इस समझ